तो वेलकम। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स को, जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वही से चालू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट का डिटेल जानकारी प्रोवाइड किया था सोम के अंदर, ठीक है। तो अब उससे आगे हम चालू करेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कितने होते हैं, तो एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का कहने का मतलब है कोई भी बॉडी पे ना फोर्स बैलेंसिंग करना। नेट फोर्स on the body in vertical direction must be zero, net force on the body in horizontal direction must be zero and net rotation on the body must be zero। क्यों? अगर ये चीज नहीं होगा तो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि सोम में हम अलाउ नहीं करते हैं। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब बॉडी एक जगह से उठ के दूसरे जगह पहुंच गई, जैसे बस एक जगह से उठ के दूसरे जगह तक चले जाती है, तो वो चीज हमको यहाँ पे अलाउ नहीं करना है। मेंबर अपने जगह पे ही है, मतलब सोम में चीजों को हम पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए मेंबर के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करने होंगे, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली सपोर्ट रिएक्शंस या फिर अननोन रिएक्शंस के वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया इक्विलिब्रियम इक्वेशन? तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। तो हमारे पास जनरली तीन तरह के इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, वो अवेलेबल है। वो तीन तरह के इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन से अवेलेबल है? समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी नेट मस्ट बी जीरो, वर्टिकल फोर्स ऑन द बॉडी नेट मस्ट बी जीरो, और बॉडी में जितने भी मूवमेंट का सम देखोगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो टोटल अलजेब्रिक सम मूवमेंट का जीरो होना चाहिए। मतलब बॉडी में किसी तरह का रोटेशन नहीं होना चाहिए, बॉडी में किसी तरह का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी में किसी तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस, ठीक है, ये है आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे छोटे, मैं अभी बताऊंगा। और ये जो पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस पोर्शन को स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। एक टॉपिक है अपना डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानकारी जो अभी सोम भर के लिए चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपने समझ लिया। बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करने के लिए हम फोर्स बैलेंस और मूवमेंट बैलेंस का इक्वेशन लगाएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट ना हो, बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहे। अब इसको लगाने के बाद जो अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो कैलकुलेट होके निकलेंगे, ठीक है। अब वो कैसे क्या दिखाता हूं एक एक, देखिएगा मजे से। तो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को समझने के लिए हम एक बीम का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है, उसी से समझेंगे। तो देखिए, ये आपका एक फिक्स्ड बीम है। ये किस तरह का बीम है? एक फिक्स्ड बीम है। क्यों? ये जो बीम है, मेंबर है, इसमें दोनों सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है, दोनों ही सपोर्ट फिक्स्ड है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एंड बीम। समझ गए? यही एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आप बीम को बोलोगे फिक्स्ड बीम है, जब उसका दोनों ही सपोर्ट फिक्स हो। समझ गया? एक बीम होना चाहिए जिसमें दो सपोर्ट होना चाहिए, और दोनों सपोर्ट अगर फिक्स है तो ही हम बोलेंगे कि ये बीम फिक्स्ड एंड बीम है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ा जाए। अब सपोर्ट रिएक्शन लिखो, जो मैंने आपको बोला था। लेट्स सपोज ये सपोर्ट है ए और दिस इज योर सपोर्ट, इसका नाम दे देते हैं बी। सपोर्ट रिएक्शन लिखिए। तो सपोर्ट ए पे तीन रिएक्शन, तो मैं लिखता हूं आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए, ठीक है, और एक मूवमेंट यहां पे आएगा एम ए। पॉइंट बी पे अगेन तीन रिएक्शन, आर बी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच बी, और एक मूवमेंट इधर भी आ जाएगी, मान लो एम बी। तो ये सारे क्या है? सपोर्ट रिएक्शन फिक्स्ड एंड बीम पे। कितने सपोर्ट रिएक्शन हो गए टोटल? यहाँ पे तीन बाबू और इधर भी तीन, तो टोटल कितने बने? टोटल बने सपोर्ट रिएक्शन 6। तो मैं लिखूंगा सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे जो बने हैं वो बने हैं 6।
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिखूंगा R इक्वल टू 6, सपोर्ट रिएक्शंस इक्वल टू 6, R इक्वल टू 6। अब ये जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं जो 6 हैं, इसमें दो तो हॉरिजॉन्टल वाले बन गए, दो वर्टिकल वाले बन गए और दो बेंडिंग मोमेंट बन गए, मोमेंट रिएक्शन बन गए, जो आपको सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है, सपोर्ट ए पे, सपोर्ट बी पे। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कभी मैं बोल दूंगा बेंडिंग मोमेंट, कभी बोल दूंगा मोमेंट रिएक्शन, ऐसा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यूज कर सकता है, भाव मालूम होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट रिएक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये 6 सपोर्ट रिएक्शंस हैं। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो एक स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड एंड बीम है, एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैंने आपको लोडिंग नहीं शो किया है, एक्सटर्नल लोड मैंने कुछ भी आपको शो करके नहीं दिखाया है, ठीक है। एक्सटर्नल लोड भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग तरह का लोडिंग होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, पॉइंट लोड होता है, सब लोडिंग अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही चीजों को समझते हैं। ये जो 6 सपोर्ट रिएक्शन है, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, ये 6 सपोर्ट रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी मैंने बोला है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का पहले उपयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला उपयोग किसका करेंगे हम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का उपयोग करेंगे। अब वो क्या है, कैसे है, देखते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस सपोर्ट रिएक्शन, पहला पॉइंट, सम ऑफ ऑल रिएक्शन, एक मिनट, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, या फिर ऐसे सम ऑफ ऑल लोडिंग एंड रिएक्शन। एक कीवर्ड यहाँ पे मिस हो गया, मैं लिखने वाला था, मिस हो गया। सम ऑफ ऑल लोडिंग एंड रिएक्शन ऑन मेंबर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब समझ गए ना, क्रॉस सेक्शन का वाई वाला या फिर जेड जेड एक्सिस वाला, जिस भी डायरेक्शन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लगानी है। जनरली हमेशा 99% वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिएक्शन हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी एक्सिस में लोडिंग रहता है, उसी के अलॉन्ग लोडिंग रहता है। जैसा अभी बीम है, तो बीम पे लोडिंग ऐसे ही लगेगा ना, ऊपर से नीचे, तो रिएक्शन भी ऐसे ही मिलना चाहिए, नीचे से ऊपर। लोडिंग अगर ऐसे लग रहा है तो रिएक्शन भी ऐसे ही मिलेगा। लोडिंग अगर ऐसे लगेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब और एक डायरेक्शन है आपका जेड वाला एक्सिस, तो उसके अलॉन्ग अगर लोडिंग लगाओगे ऐसा, तो रिएक्शन भी जेड एक्सिस में मिलेगा। तो जनरली ऐसे लोडिंग कौन लगाता है, लोडिंग ऐसे ही लगती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो रिएक्शंस वगैरह भी आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखने को मिलेगा। तो हम क्या लिखते हैं जनरली, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, या फिर इसी इक्वेशन को समेशन ऑफ एफ ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 ऐसे लिख लो बस, ठीक है। फोर्सेस इक्वल टू 0 या फिर रिएक्शन वगैरह कुछ भी, मतलब एक नोटेशन है ना। आप जनरली यही यूज करना, मैं यही यूज करता हूं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये क्यों 0 करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस क्यों करना है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे, मान लो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, तो उस कारण से रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा बॉडी का। मैंने बोला था रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करनी पड़ेगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स बैलेंस करोगे, तो ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको बनाया, इस पे चलो एक लोडिंग भी दिखा देते, एक लोडिंग दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लोडिंग है, और इस तरह का जो लोड होता है ना, लेट्स सपोज ये जो लोडिंग है, इस लोडिंग को मैं कहता हूँ पी, और एक लोड यहीं पर और एक लोड ले लेता हूं मेंबर के अंदर। ये तो आपका ये जो लोड है, ये लोड है पॉइंट लोड, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसवर्स लोडिंग है, पॉइंट लोड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो ट्रांसवर्स लोडिंग। अब पॉइंट लोड कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, इसको पॉइंट लोड भी कहते हैं, हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का लोडिंग को कंसंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक मैंने ऐसा लोडिंग आपको दिखा दिया, ये अलोंग वाई वाई लग रहा है, जो क्रॉस सेक्शन होगा मेंबर का उसके वाई वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, उसका डायरेक्शन वही है, देखिए, ठीक है, वर्टिकल है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। और एक एक्सियल फोर्स दिखा देता हूं, ठीक है, एक एक्सियल फोर्स और एक दिखा देता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक फोर्स मैंने दिखा दिया
ऐसा मेंबर के अंदर अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एक फोर्स मैंने दिखा दिया जिसको मैं कह रहा हूं P। तो ये जो P यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस पर्टिकुलर P, ये लेंथ के अलोंग फोर्स लगा दिया मेंबर में, मैंने एक्सियल डायरेक्शन में मैंने लगा दिया मेंबर के अंदर। तो ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स या नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, कि नॉर्मल मतलब क्रॉस सेक्शन जो है उसके 90 डिग्री पे है, उसके परपेंडिकुलर है, बताया था हमने आपको, तो वो हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन, तो नॉर्मल फोर्स, इसको इस तरह से हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। समझिएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात है, ये सब एक बार समझ जाओगे तो धीरे धीरे, क्योंकि पूरे शो में इन सब चीजों का यूज होने वाला है, एसएफडी बीएमडी में सब जगह ये सब चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये एक बेसिक अंडरस्टूड रहेगा। तो उसके बाद मैं सीधा कैलकुलेट करूंगा, अच्छा डीएस इतना, देखो ये ऐसा रिएक्शन ऐसे लिख देना है, सपोर्ट रिएक्शन फटाक से निकाल के दिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन आपको लिखने का तरीका और उसके बेसिक्स को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो चीजों को अच्छे से देखिएगा, ये है। और एक चीज इस मेंबर के ऊपर लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करते हैं, हमको एक चीज डिफाइन करना होगा, क्या डिफाइन करना होगा, देखो जो आपने ट्रांसवर्स लोड लगाया, जो पॉइंट लोड लगाया, तो वो पॉइंट लोड किसी एक सपोर्ट से, लेट्स सपोज ये जो बीम है उस बीम का लेंथ है L, टोटल लेंथ इस बीम का कितना, इस मेंबर का टोटल लेंथ जनरली नीचे लिखना चाहिए, लेकिन नीचे हमको, चलो नीचे ही लिखते हैं, समझना। लेट्स सपोज कि इस बीम का जो टोटल लेंथ है वो है L, है ना, बीम का टोटल लेंथ कितना है L, और ये जो पॉइंट लोड है P, ये सपोर्ट B या सपोर्ट A से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाइड है, और लेट्स सपोज वो डिस्टेंस है कितना, उस डिस्टेंस को कितना ले लेंगे, लेट्स सपोज वो डिस्टेंस है x लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, वो डिस्टेंस है x, मतलब सपोर्ट B से पॉइंट लोड ये जो P है x, या फिर A डिस्टेंस ले लो, L इसमें लिया है, L इसमें लिया है, तो इसमें एक काम करता हूं, मैं ये कह देता हूं कि सपोर्ट A से ये जो पॉइंट लोड P है ये A डिस्टेंस पे है, ये है A डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये बता दो, ये पॉइंट लोड P जो है सपोर्ट B से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, L माइनस A। बस यही चीज समझाने के लिए है ना मैंने वो A लिया, मतलब वो डिस्टेंस भी कैसे देखोगे, तो ये कितना हम कह देंगे कि ये L माइनस A डिस्टेंस पे है, फिर टोटल लेंथ है L, तो L माइनस A हमने कर दिया, तो P पॉइंट B से L माइनस A डिस्टेंस पे है, दूरी पर है। ओके, देखना, तो ये एक दो चीजें, ये डायग्राम यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स बैलेंस का, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो दो ही तरह के फोर्सेस है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर से नीचे कौन सा, वो जो पी फोर्स मैंने लगाया देखो वाई डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे है, और एक फोर्स कैसा है, नीचे से ऊपर, कौन कौन सा, आर ए और आरबी, आर ए और आरबी, और ऊपर से एक फोर्स आ रहा है पी। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू पी, दोनों मिला के पी के बराबर होना चाहिए, जो वर्टिकल फोर्स अप्लाइड है मेंबर के ऊपर। देखिए डायग्राम को देखो, आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू पी, आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू पी। जब ये चीज होगा तभी इस बीम के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएगी, समझ गए। तो आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू पी, ठीक है, तो ये पी आपको मिलना चाहिए। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आर ए प्लस आर बी माइनस पी इक्वल टू 0, तो हो गया ना, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, समझ गए। तो इस तरह से आपको ये लिखनी है, और यहां से मान लो कोई दो चीज मालूम है हमको, कोई दो चीज मालूम है, लेट्स सपोज आर ए और आर ए का वैल्यू मालूम है और पी का वैल्यू मालूम है, तो आरबी का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर हमको आरबी का वैल्यू मालूम है और पी का वैल्यू मालूम है, तो कोई तीसरे का वैल्यू निकल जाएगा, आर ए का वैल्यू निकल जाएगा, इक्वेशन है हमारे पास, समझ गए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आप इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों में, कंफ्यूजन ये आएगा
सर आपने ऐसा जो था P, इसके आगे तो नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब आपने इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव कंसिडर किया, और इधर से जो जा रहा था ऊपर, जैसे RA प्लस RA और RB था, इनके आगे तो पॉजिटिव लगा हुआ है, तो आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया, ऊपर वाले को नेगेटिव कंसिडर किया। क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे? कोई जरूरी नहीं है। हेलो, कोई गलती नहीं होगा। आपको क्या करना, बस सही तरीके से इक्वेशन को लिखना है। आप मान लो ऐसा कि जो P है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो, तो निचले को नेगेटिव ले लो। ये एजम्पशन लेके जितने भी इक्वेशंस लिखोगे, इन्हीं एजम्पशंस को लेके लिखना। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, कोई दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, या फिर कोई प्लस हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का वो यही है। जो नीचे से रिएक्शंस आते हैं हम उसको प्लस साइड में लिखते हैं, और जो ऊपर से लोडिंग आता है उसको हम नेगेटिव साइड में लिखते हैं। मतलब इसका मतलब कुछ और कुछ नहीं है कि वो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट हम लिखते हैं ऐसा। इक्वल टू में लिखोगे तो तो इक्वल टू में लिखोगे, मान लो इधर रिएक्शन है उधर लोडिंग है, तो इक्वल टू में लिखा है, तो जब इक्वल टू के एक साइड में आएगा तो नेगेटिव आ ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। समझ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो जनरली अगर कंफ्यूजन है भी तो जहन में हटा लो। रिएक्शन लिखते वक्त हम क्या करेंगे, जो रिएक्शंस है सपोर्ट रिएक्शन, उसको एक साइड लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। मान लो मतलब सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में लिखना है, सपोर्ट रिएक्शन इक्वेशन में फीड करना है, तो प्लस इस तरह से, अगर नीचे से ऊपर गया है तो प्लस प्लस में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको प्लस में लोगे तो जो लोडिंग वगैरह है या फिर जो ऐसा सपोर्ट रिएक्शन जिसका डायरेक्शन उल्टा है वो उसको नेगेटिव में लिखना होगा। बस इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कुछ भी करोगे आंसर वही आएगा। अगर आपका इक्वेशन आंसर जो आना है वही परफेक्ट सही आंसर आएगा, अगर आपका इक्वेशन आपने सही से लिख रखा है तो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो इस तरह से आप समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं आपको बताते चलूंगा। यहाँ पर जितना जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसा जैसा यूज करने के लिए बताते चल रहा हूँ, वैसा ही दिमाग में रखना, वैसा ही यूज करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो जैसा ये वाला इक्वेशन लिखा उसी तरह हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द मेंबर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ ऑफ एच इक्वल टू 0, या फिर इसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्सियल डायरेक्शन कहते हैं, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कोई कोई लोग ऐसा भी लिखता है, तो हम भी आपको लिख के दिखा दिए। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कीजिए। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो डायग्राम देखो कॉपी पे होगा। इधर मैंने लिया एच ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया पी, और इधर से फिर मैंने लगा दिया एच बी। तो इन तीनों का सम होना चाहिए 0। यही मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है क्या? नहीं, यही तीन फोर्स है, इन तीनों का सम होना चाहिए मेंबर के ऊपर 0। तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कोई एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो। मान लो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव में लिखा जाएगा। फिर अगर लेफ्ट, ये कौन सा है, लेफ्ट है, ये राइट है, अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव आ जाएंगे। बस यही है, कोई एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। तो एच ए माइनस, या फिर इसको ऐसे लिखो, एच ए बराबर पी प्लस एच बी। ये इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। अब डायग्राम को देखेंगे तो जो चीज यहाँ पे मैंने बता दिया, तो ये इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, एच ए माइनस पी माइनस एच बी होना चाहिए 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये नहीं, मेन इक्वेशन तो यही है, ठीक है। ये तो इस पर्टिकुलर मेंबर में मैंने आपको कुछ लोडिंग वगैरह करके दिखाया, जहां पर हम इस इक्वेशन को लगा रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आ रही है। मेन इक्वेशन अपना वो है समेशन एफ ऑफ एच इक्वल टू 0, ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाए। समझ में आया? अब तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम जनरली यूज करते हैं, तीसरा वो क्या यूज करते हैं, समेशन ऑफ नेट मूवमेंट एम जेड, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट लग रही थी मेंबर में, याद करो पहली क्लासेस में बताए थे। समेशन ऑफ नेट मेंबर ऑन द बीम अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0, किसी पॉइंट पे आप देखें मस्ट बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट ऑन द मेंबर अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0।
कहने का मतलब है, मैं मेंबर को दिखाता हूँ, सुनो, मैं इसको लिख देता हूँ, इसका सेंटेंस लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। summation of all the movement about any point in the member must be equal to 0. about any point, इस सेंटेंस, इस वर्ड, इस लाइन का क्या मतलब? about any point, about any point कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट ले लो यार, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बना दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं जितने भी फोर्सेस हैं इनके कारण मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा मूवमेंट 0 होना चाहिए। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, या फिर पॉइंट ए जो सपोर्ट है, सपोर्ट ए पे निकाल लो, या सपोर्ट बी पे चेक कर लो। किसी भी पॉइंट पे, इस मेंबर में किसी भी पॉइंट पे आप क्या करिए, वहां पे इक्वेशन लिखेंगे उस पॉइंट के अबाउट, कि जितने भी मूवमेंट बन रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट ड्यू टू लोडिंग, सपोर्ट, रिएक्शंस, ठीक है। और अगर कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो, कंसंट्रेटेड मूवमेंट कहने का मतलब जैसे ये कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, उसी तरह से अलग से मूवमेंट ही दे दिया है लोड, एज ए लोड, तो वो होता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अगर कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो सबका अलजेब्रिक सम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इस मेंबर में 0 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? जब ये 0 होगा, है ना, तो नेट मूवमेंट ऑन द मेंबर 0, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में किसी भी तरह का रोटेशन नहीं है। अगर कोई अनबैलेंस्ड मूवमेंट होता मतलब बॉडी घूमते रहता, जो कि है रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इस मेंबर के अंदर जो भी लोडिंग वगैरह है, जो भी रिएक्शन वगैरह देख रहे हो, अगर मान लो कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट वगैरह भी है, कुछ भी होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी सेक्शन पे, चाहे यहाँ पे देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर कहीं पर भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ नेट मूवमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट समेशन ऑफ नेट मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, सॉरी, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आप एक एंड पे लिखोगे, यहाँ एंड पे लिख दो, इस एंड पे लिख दो, कुछ भी पॉसिबल, कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड होना चाहिए, नहीं तो अनबैलेंस्ड मूवमेंट होंगे। तो वो अनबैलेंस्ड मूवमेंट अगर है तो सोम का कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट पे जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। ये जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा रहे हैं मेंबर के ऊपर, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सुनिश्चित हो पाए। कैसे? जैसे हम समेशन ऑफ नेट मूवमेंट इक्वल टू 0 हम किसी एक पॉइंट पे लगाएं, तो जितने भी लोडिंग के कारण मूवमेंट बन रहे हैं, ठीक है, उन मूवमेंट को झेलने वाला जो रिएक्शन मूवमेंट है उसका वैल्यू कितना, वो कैलकुलेट होकर निकलता है बेसिकली। समझ रहे हैं? तो कोई भी अगर मूवमेंट है मेंबर के अंदर, तो उसको टेक केयर कौन करेगा? जो अपना मूवमेंट रिएक्शन है सपोर्ट पे, वो टेक केयर कर लेगा। तो इस तरह से मेंबर आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी। समझ गए? तो ये इक्वेशन आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर डेटा अवेलेबल है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। डेटा क्या? डेटा मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फोर्स है, तो मोमेंट हम कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इंटू, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यार सपोर्ट रिएक्शन है, इसके कारण भी इस सेक्शन पे मूवमेंट आएगा, तो सपोर्ट रिएक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो यही सब डेटा, छोटा मोटा डेटा, अगर वो सब चीजें मालूम है, किसी भी एक सेक्शन क्या है ना, तो आप मोमेंट का इक्वेशन कहीं पर भी लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो इस इक्वेशन को कहीं पर भी लिख के चेक किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम क्या लिखते हैं? जनरली सपोर्ट पर ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तक का डिस्टेंस वगैरह सब कुछ दिया रहता है, क्वेश्चंस में दिया रहता है, मालूम होता है, तो इजीली लिख लेते हैं किसी भी सपोर्ट पे। जैसे सपोर्ट ए पे लिख लेंगे या सपोर्ट बी पे लिख लेंगे, कहीं पर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेट्स सपोज कि अभी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो लिखता हूं सम ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी या फिर सपोर्ट बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल मूवमेंट। ऑल मूवमेंट किसके लिए है? ऑल मूवमेंट, ये शब्द समझना, सम ऑफ ऑल मूवमेंट। ऑल मूवमेंट कौन कौन सा मूवमेंट? एमए, देखो ये एक मूवमेंट रिएक्शन है, ये जो यहाँ पे एक फोर्स है ट्रांसवर्स फोर्स आर ए, इसके कारण एक मूवमेंट आएगा आर ए। ये जो पी फोर्स है, इसके कारण भी पॉइंट
सॉरी, इसके कारण भी पॉइंट बी पे मूवमेंट आएगा, क्योंकि पॉइंट बी से ये पी फोर्स भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब कोई फोर्स किसी एक सेक्शन को रोटेट कर दे। तो यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बी सेक्शन है, तो लीवर आर्म कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी इंटू एल माइनस ए, इसलिए मैंने वो एल माइनस ए पहले ही करवा दिया था आपको, है ना, पी इंटू एल माइनस ए। तो इतने का मूवमेंट के कारण, मतलब पी इंटू एल माइनस ए का इफेक्ट है पी लोडिंग का, ठीक है, अबाउट दिस सेक्शन बी। उसी तरह से अच्छा ये बताओ, ये एच ए, ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच ए, इसके कारण कोई मूवमेंट आएगा क्या? सोचना। ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच बी, इसके कारण कोई मूवमेंट आएगा क्या? सोचना। ये जो रिएक्शन है आरबी, इसके कारण कोई मूवमेंट आएगा क्या? सोचना। ये मूवमेंट एमबी, एमबी जो मूवमेंट रिएक्शन, वो तो मूवमेंट रिएक्शन वहां पे है ही, वो तो है ही, वो तो इंक्लूड होगा ही। लेकिन एच ए, एच बी, आरबी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये अभी सोचते चलो बैकग्राउंड में। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एम बी एम जेड अबाउट बी सेक्शन इक्वल टू 0 लिखेंगे, जो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसमें। ठीक है, तो इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। सीधो सा छुरा करू गाँव ते बिलोंग। वेल, एसएससी वाले बच्चे अपने, मेरा इतना किसका बताना पड़ता है ना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेंस का तैयारी करे कि नहीं करे। ठीक है, कोई एसएससी दिए हो तो इस बार जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है, हमें लगता है कट ऑफ आपका 118 से लेके 122 के रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, तो सेफ साइड अगर आप 122 प्लस हैं जनरल कैटेगरी प्रीलिम्स में, तो अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है, और अपना मेंस का तैयारी चालू कर सकते। चलो खैर, वो तो अलग चीज़ है, अभी तो आप फाउंडेशन बैच में हैं, आपका इधर स्वागत है। तो देखिए, मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, लिखना समझाते हैं, देसी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। अब वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक चीज का जिंदगी भर ध्यान रखना बाबू, जब भी आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना हो, तो हमारे पास मूवमेंट का जो डायरेक्शन चेक करने का तरीका होता है ना, वो दो ही होता है। एक तो होता है क्लॉकवाइज, ये जो डायरेक्शन ऐसा दिखाया वो है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसा चलता है, टिक 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 टिक, घड़ी के दिशा में। और एक डायरेक्शन, अगर मैं कहीं पर मूवमेंट का ऐसा डायरेक्शन है, तो वो एंटी क्लॉक है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, टिक 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 टॉक ऐसा। ठीक है, तो ये क्लॉक होगी आपका, दिस इज क्लॉक, दिस इज एंटी क्लॉक। अब जो बात बोलूंगा वो है बात लगभग 3-4 करोड़ रुपए की। ऐसा कहिए, क्यों बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एकदम जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहते हैं इनमें। मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब भी लिखो, तो मोमेंट को जैसे हम रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर रहे थे, नीचे से ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया तो ऊपर से नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, हॉरिजॉन्टल लिखा तो इधर से पॉजिटिव ले लिया तो इधर से नेगेटिव ले लिया। मतलब किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हो, किसी दूसरे को आप नेगेटिव ले, यही मूल आधार है। मूल आधार क्या है, यही है ना, कि किसी एक डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो दूसरे को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। बस यही मूल आधार को फॉलो करते हुए इक्वेशन को लिखना है। मतलब मान लीजिए, अगर आपने कोई मूवमेंट अगर जिस भी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, यहां हमको किस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ये बीम था, ये बीम में यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, देखो ये आर ए है, ये आर ए है, फिर ये एम ए यहां पर था, और ये एच ए था। हमको मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना है पॉइंट बी के अबाउट। ठीक है, बी के अबाउट हम समेशन ऑफ एम बी एम जेड अबाउट बी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, दिस इज माई मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इस केस में आप समेशन ऑफ एम जेड अबाउट ए भी 0 लिख सकते हो, और भी कोई डिफरेंट पॉइंट पे, लेकिन मैं आपको बी पे लिख के दिखा रहा हूँ, ए पे भी लिख के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हो। तो क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए, कोई दूसरे को नेगेटिव लेना होगा। जैसे कि सबसे पहले अच्छा यहाँ पे एक लोडिंग भी था अपना यार, ये जो लोडिंग था, ये लोडिंग पी लोड था,
एल माइनस ए डिस्टेंस पे था पॉइंट बी से, मैंने आपको बता रखा था एल माइनस ए डिस्टेंस पे था। अब यहाँ पर भी एक सपोर्ट रिएक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था ही आरबी पे, और ये एम बी था, ऐसा दिखा रखा था हमने, ये एम बी हो गया, और एक यहाँ पे एच बी रिएक्शन भी हो गया, देखो ये एच बी रिएक्शन ऐसा था। तो अब मुझे ये बताओ पॉइंट बी के अबाउट सबसे पहले आर ए देखो, आर ए जो सपोर्ट रिएक्शन है इसके कारण पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। ये आर ए है और ये फोर्स, और यहां से जो पॉइंट सेक्शन बी है वो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एल, एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आर ए आपका लग रहा है। तो मूवमेंट कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस सेक्शन, ठीक है, ये आपका सेक्शन है, तो इससे परपेंडिकुलर पे ये फोर्स लग रही है, तो आर के कारण मूवमेंट आएगा आपका सेक्शन बी पे अबाउट जेड जेड एक्सिस। इमेजिन हो रहा है, इमेजिन हो रहा है, ठीक है। देखो तो आर ए इंटू एल, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा, आर ए इंटू एल। अब इसका इफेक्ट देखो, इमेजिन करना, यहाँ सेक्शन बी है, ये आर ए, आर ए इंटू एल, आर ए का डायरेक्शन देखो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आर ए इंटू एल इस सेक्शन बी को कैसे रोटेट करवा रहा है, ऐसा, कैसा हो गया, घड़ी, क्लॉक, आर ए इंटू एल, हाँ, डायरेक्शन क्या है आपका मूवमेंट का, मैग्नीट्यूड हो गया आर ए इंटू एल, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो अगर अब जैसे यहाँ पे मैं, मेरे को पहले से डिसीजन लेना होगा, अगर मैं आर ए इंटू एल अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे पहले लिखूंगा आर ए इंटू एल, लिख दिया मैंने। अगर इसमें मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं तो आर ए इंटू एल क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है अबाउट पॉइंट बी, और क्लॉकवाइज को मैंने लेट्स सपोज पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। तो अब आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी फोर्सेस के कारण डेवलप होगा सबको पॉजिटिव लिखना होगा, और जो एंटी क्लॉक होगा उसके आगे नेगेटिव लगाना होगा, या फिर एक तरफ या फिर सिंपल सी देसी फंडा है, एक तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट को लिख दो सारा का सारा, दूसरी तरफ एंटी क्लॉक मूवमेंट को लिख दो सारा का सारा, इक्वल टू के एक तरफ क्लॉकवाइज लिख दीजिए, इक्वल टू के दूसरी तरफ एंटी क्लॉक लिख दीजिए। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो और भी एक लाइन में खत्म हो गया, समझ रहे हो। कहने का ये मतलब है साइन कन्वेंशन, बहुत लोग ज्ञानी विज्ञानी बनते हैं, क्या करते हैं वो, जो साइन कन्वेंशन हम पढ़ाएंगे सैगिंग हॉगिंग वगैरह सब कुछ फलाना ढिमकाना, मोमेंट रिएक्शन का मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते वक्त वो साइन कन्वेंशन चेक करने लगते हैं, अरे यार ये तो सैगिंग है, ये हॉगिंग दे रहा है, इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें, फाइनली ये सब चीज करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, सपोर्ट रिएक्शन इक्वेशन गलत लिख लेते हो और सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू गलत आ जाती है। तो एक बार जैसे सपोर्ट रिएक्शन गलत आई पूरा का पूरा क्वेश्चन आगे का ठप, चीजें वो होती है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूं अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे एंटी क्लॉक नेगेटिव हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉक को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, या फिर सीधी बात जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं उस पॉइंट के अबाउट, जैसे हम सेक्शन बी के अबाउट लिख रहे हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो सेक्शन बी के अबाउट जितने भी क्लॉकवाइज हैं उसको एक तरफ लिखिए, इक्वल टू लगाइए, सेक्शन बी के अबाउट जितने भी एंटी क्लॉक है उसको दूसरी तरफ लिखिए, खत्म कहानी, गेम ओवर। सिंप्लीफाई करोगे अपने आप सही आंसर आ जाएगी, समझ में आ रहा है बात, चीजें क्लियर है। तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले डायग्राम में लेट्स सपोज मैं आपको यही करके दिखाता हूँ, क्लॉक एक तरफ लिखता हूँ एंटी क्लॉक को दूसरी तरफ लिखता हूँ, तो आर ए इंटू एल ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, अब ये देखो एम ए ये एंटी क्लॉक है, ठीक है, ये कैसा है, एम ए का इफेक्ट क्या है, एम ए एंटी क्लॉक है ना, तो इस चीज को अगर पॉइंट बी के बी पर भी देखोगे एम ए का इफेक्ट वही एंटी क्लॉक है, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने क्लॉक को पॉजिटिव ले लिया तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव, तो माइनस एम ए लिख दू, ओके, अरे इक्वल टू के उधर मैं एंटी क्लॉक लिखता मान लो तो उसको इस तरफ करो तो नेगेटिव आ जाएगा ना, माइनस एम ए। अब इसका देखो, अब ये जो पी फोर्स है पी, इसके कारण भी सेक्शन बी पे मूवमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, लेकिन इसका इफेक्ट देखो, कैसे देखोगे, ये आपका पॉइंट सेक्शन बी, यहाँ पे पी फोर्स, तो ये किस तरह से मूवमेंट दे रहा है ऐसा, और ये कितना मैग्नीट्यूड का, पी इंटू एल माइनस ए का, फोर्स इंटू लेंथ का, डायरेक्शन एंटी क्लॉक, तो माइनस पी इंटू एल माइनस ए,
क्या समझ रहे हो? माइनस पी इंटू एल माइनस ए। अब देखो ये, अच्छा ये आरबी जो फोर्स है, पहले अब ये पी तक हो गया, अब ये आरबी रिएक्शन पे आओ। ये आरबी एच ए एच बी, इन रिएक्शंस को मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं, इनके कारण उस सेक्शन बी पे मूवमेंट क्यों नहीं आएगा? देखो यार, किसी भी पॉइंट पे जब हम मूवमेंट लिखते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट लिख रहा हूं, तो इस पॉइंट से कुछ परपेंडिकुलर दूरी पर एक फोर्स आपको दिखना चाहिए, इस तरह का। अब इस फोर्स के कारण ही मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो कितना, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस का एल, एफ इंटू एल का मूवमेंट आपको इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। मान लो कोई फोर्स ऐसा है, जिस पॉइंट पे मूवमेंट लिख रहे हो उसी पॉइंट से वो फोर्स पास कर जा रही है, आपको फोर्स तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स फोर्स तो है, ट्रांसवर्स फोर्स, जैसे यहाँ पे एफ ट्रांसवर्स फोर्स है, तो यहाँ पर भी ट्रांसवर्स फोर्स ये एरो में मैंने दिखाया। लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो उसी पॉइंट से पास कर जा रही है, तो कोई डिस्टेंस है नहीं, थोड़ा सा भी डिस्टेंस होना चाहिए, तभी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तभी मूवमेंट मिलेगा, नहीं तो मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो पॉइंट, अगर वो फोर्स, कोई ट्रांसवर्स फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जा रहा है जिस पॉइंट पे मूवमेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो उस फोर्स के कारण किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे हम समेशन एम बी लिख रहे हैं, आरबी के कारण मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबी जो सपोर्ट रिएक्शन है वो सेक्शन बी से ही पास कर जा रही है। क्लियर है? इसलिए आरबी के कारण कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख लो, प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस क्या है आरबी का सेक्शन बी से? कुछ भी नहीं, जीरो। समझ गया बात को? अब देखो, ये एच ए और एच बी, एच ए और एच बी का भी सेम कहानी। ये जो सेक्शन है, ठीक है, जहां पे हम मूवमेंट लिख रहे हैं, वहां से किसी भी तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये एच ए या एच बी नहीं है। अगर ऐसा होता, एक्चुअली अंदर में इसका 3D विजुअलाइजेशन करोगे तो चीजें ऐसे हैं। ये मान लीजिए सेक्शन बी है, और ये है सेक्शन बी पर जेड जेड एक्सिस, जिसके अबाउट हम मूवमेंट को लिख रहे हैं। तो ये जो एच ए है ना, ये एकदम इसके सीजी से पास कर जा रहा है। सिमिलर एच बी भी जो है एकदम सीजी से पास कर जा रही है। अगर यही सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है इसी सेक्शन से, मान लो ये चीज यहां पर ना होते हुए, ये फोर्स एकदम सीजी से ना पास करते हुए, क्योंकि हम अगर फोर्स लगा हुआ है मेंबर पे, तो हम ये इमेजिन करेंगे हरदम कि वो उसके उस सेक्शन के सीजी से ही पास कर रहा है, जब तक कि उसमें किसी भी तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन है। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि एच ए के कारण मूवमेंट कब आता, देखना, मूवमेंट एच ए के कारण तब आता, जैसे यहाँ पे ये बीम था, ठीक है, जिसमें आप चीजों को लिख रहे हैं, एक्सप्रेशंस को अभी लिख रहे हैं। इसमें हमने बोला कि आपका ये है, मतलब जेड जेड सेक्शन एट सपोर्ट बी, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं इक्वेशन में, समेशन ऑफ एम अबाउट जेड एक्सिस पॉइंट बी इक्वल टू 0। ये है मेरा मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आरबी तो यहीं से पास कर गया, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ये आरबी, तो इस कारण से इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं आएगा सेक्शन पे। समझ गए? अगर कोई ट्रांसवर्स फोर्स है उसी सेक्शन से पास कर गया जहां पर मूवमेंट लिख रहे हो, तो वो ट्रांसवर्स फोर्स के कारण उस सेक्शन पे कोई मूवमेंट नहीं आएगा, नहीं आ रही है, क्योंकि मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, जो आपका एच ए या एच बी वगैरह है वो एक्सियल फोर्स है, तो वो क्या कर रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके सीजी से वो पास कर रही है। ये एक्सियल फोर्स उस क्रॉस सेक्शन का सीजी से पास कर रही है, मतलब कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं है। तो कोई अगर एक्सेंट्रिसिटी नहीं है तो मूवमेंट कहां से क्रिएट होगा? मूवमेंट तब क्रिएट होता जब क्वेश्चन में मान लो ऐसा दिया रहता, कोई कंडीशन, कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ये मेंबर से यहां से, मतलब एकदम क्रॉस सेक्शन से ना पास करते हुए, लेट्स सपोज यहां से कोई कहीं ऊपर से पास कर रहा है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है आपका इतना एक्स, ये, और ये एच ए, ऐसा कहीं एक्सेंट्रिसिटी पे पास कर रहा है, कहीं ऊपर पास कर रहा है, कुछ ऐसा लोडिंग लगा हुआ है, तो इसके कारण मूवमेंट आती। देखो इसके कारण मूवमेंट नहीं आ जाएगी जेड जेड एक्सिस के अबाउट, किस तरह का आएगा, इस नेचर का आ जाएगा। देखो एच ए इंटू एक्स का एंटी क्लॉक, वो लगता,
लेकिन अभी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जिस सेक्शन पे हम लिख रहे हैं इक्वेशन को, उसके सीजी से ही ये फोर्सेस पास कर रहे हैं। समझ गए बात को? मोमेंट कब आएगी? मोमेंट तभी आएगी, किसी भी सेक्शन पे मोमेंट आप लिख रहे हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आप देखिए वो जो फोर्स है उस सेक्शन से कितने एक्सेंट्रिसिटी पर है। समझ गए? ठीक है, वो जो फोर्स है वो उस सेक्शन से कितने एक्सेंट्रिसिटी पर है, ये चीज हमको देखना होगा तब जाके। और सेक्शन से भी प्लस एक्सिस, तो एक्सिस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक्सिस भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एम अबाउट जेड लिख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई कंडीशन होता कि अबाउट वाई वाई एक्सिस, ये वाला एक्सिस के अबाउट लिखना पड़े तो ठीक है, तो हमको एक्सिस भी देखना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, और उस एक्सिस और उस सेक्शन से जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से देख के हम मूवमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। धीरे धीरे चीजें आपको और विजुअलाइज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है, सोम पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है। तो सब चीजों जब धीरे धीरे चीजें आएंगी तो आपकी और पिक्चर क्लियर होते चलेंगे। तो अभी तो बेसिक चीजें समझिए, इन सब चीजों का कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन बताएंगे यार, हम लोग बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बताएंगे। तो प्लस आर ए इंटू एल माइनस एम ए माइनस पी इंटू एल माइनस ए प्लस आर बी इंटू जीरो क्यू लिखा, आप समझ गए? तो ये मतलब आर बी उसी पॉइंट बी से पास कर जा रही है, इसलिए आर बी के कारण उस पॉइंट बी पर कोई मूवमेंट होगा नहीं, लेकिन आर बी के कारण पॉइंट ए पे मूवमेंट होगा। अगर हम समेशन एम ए लिखते तो आर बी का इफेक्ट देखने को मिलता, लेकिन आर ए का इफेक्ट फिर नील हो जाता। क्यों? आर ए वही सेक्शन ए से पास कर जा रहा है, तो आर ए इंटू जीरो हो जाता उस केस में। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? ठीक है, तो आर बी इंटू जीरो लिख लिया, प्लस एच ए, और एच बी तो सेक्शन के सीजी से ही पास कर जा रहा है, उसके कारण भी कोई मूवमेंट नहीं। मूवमेंट और क्या बचा? ये एक एम बी बच गया। एम बी का डायरेक्शन देखो, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, पॉइंट बी पे घड़ी के दिशा में है, और घड़ी के दिशा वाले को हमने प्लस लगाया हुआ था पहले से आर ए इंटू एल को, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस एम बी। तो ये पूरा का पूरा सम होना चाहिए किसके? जीरो के बराबर। जब ये चीज होगा तो मेंबर आपके मूवमेंट इक्विलिब्रियम में होगी, इस मेंबर के ऊपर किसी भी तरह का अनबैलेंस्ड मूवमेंट नहीं होगा, इसका रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं होगा। समझ गए? तो ये इस तरह से हम इक्वेशंस को लिखते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये जो मेंबर पे मैंने अभी इक्वेशन आपको लिख के दिखाया, इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब इसका फायदा क्या है देखो, अब इसका थोड़ा बेसिक और समझाता हूँ। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो हमने लिखा। अच्छा, ये डायग्राम रहने दो या मिटा दो? छोड़ो यार, काय मिटाएंगे, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, हम कौन होते हैं मिटाने वाले, एक बार पढ़ा के। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस देखिए, तो आपने क्या किया, जैसे एक मेंबर लिया था उस पर तीन इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे यहाँ ये फिक्स्ड बीम था, ये सपोर्ट रिएक्शंस थे, ऐसा एक मूवमेंट, फिर ऐसा एक मूवमेंट, 6 सपोर्ट रिएक्शंस थी, है ना, 3 इधर 3 उधर। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की, वो कितने थे? 3। और वो कौन कौन से अवेलेबल थे? समेशन एफ ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन एम अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन अभी अवेलेबल थे। तो बचपन में कभी लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़ा या फिर लीनियर इक्वेशन का? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। एक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या पता लगा सकते हैं? एक अननोन, वन इक्वेशन वन अननोन, ये स्टार पॉइंट यहां पे बना के लिखो, वन इक्वेशन वन अननोन, कैलकुलेट हो जाएगी। अब अननोन कौन है? अननोन है ये सपोर्ट रिएक्शंस, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? मेंबर पे क्या लोड है क्या नहीं है वो तो हमको मालूम है, उस लोड के करस्पॉन्डिंग जो सपोर्ट है, गिवन सपोर्ट कंडीशन जो है, उस सपोर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शंस सपोर्ट्स पे डेवलप हो रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को हमको कैलकुलेट करना है, किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो वो अननोन है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम अभी फिलहाल लगाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप होता है अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन।
तो यहां पर देखना, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आगे चल के निकल के आएगी। यहाँ पे अपनी क्या है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जैसे कि मैंने बोला आपसे एक इक्वेशन से एक अननोन निकाल पाओगे, तो 3 इक्वेशन से कोई 3 ही अननोन को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओनली 3 unknowns can be calculated. Unknown माने सपोर्ट रिएक्शंस, 3 unknown can be calculated. Unknown माने जिनका वैल्यू हमको नहीं मालूम, unknown। एक मूवी था unknown हॉलीवुड का, only 3 unknown can be calculated। ठीक है भाई, तो 3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो बाकी 3, क्योंकि यहाँ पे तो 6 सपोर्ट रिएक्शन है, तो बाकी 3 तो अभी भी अननोन हो गए। अगर 3 कैलकुलेट कर लोगे वो नोन हो जाएंगे, वो मालूम हो जाएंगे आपको। 6 में से 3 आपने निकाल लिया ना जी, तो 6 में से 3 निकाल लोगे तो 3 तो मालूम हो गया, बाकी 3 फिर भी अननोन रह गए। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आती है, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। तो इस केस में हम लिखते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ, ठीक है, एक चीज आती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये पूरा का पूरा चैप्टर है आपका सर उसमें स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़ा बेसिक यहाँ पे चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, देखो ये सब चीज उतना मैं डिटेल लिख के नहीं भी बताऊं, 5 मिनट आपको बता दूं ये रिएक्शन ऐसा ऐसा यूज करना है, बोल के आगे निकल गया, कर सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इस तरह से पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको एक बार पढ़ो, लाइफ में फिर कभी कंफ्यूजन ना हो, चीजों को अप्लाई करना रियलिटी में सीख पाए। पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ लिया हो गया थ्योरी थ्योरी, सीखना है ना, चीजों को कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, हमसे खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से डिटेल में बता रहे हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे बोल देता हूं ना कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या फिर काइनेमेटिक बोलोगे क्या होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनती है, तो बात पे बतंगड़ होगी, बात बिगड़ जाएगी, जो पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ते हुए दिल्ली बम्बई निकल जाएंगे। मैं आपको सिंपली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट बीम के बीच का डिफरेंस समझा देता हूं, यही से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम, डिटरमिनेट मतलब मालूम, इनडिटरमिनेट मतलब नहीं मालूम, ऐसा। ठीक है, डिटरमिनेट मतलब नोन, इनडिटरमिनेट मतलब अननोन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने एग्जांपल अभी कंसिडर किया हुआ था फिक्स्ड बीम वाला, तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन कितने थे, 6। टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको कितने यहाँ पे देखने को मिले, 3। तो कितने अननोन कैलकुलेट कर लोगे, 3। कितने अननोन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, 3 नहीं कर पा रहे हो। 3 कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये जो मेंबर है ये एक इनडिटरमिनेट मेंबर है। इनडिटरमिनेट मेंबर मतलब केवल और केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके किसी एक स्ट्रक्चर में जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो आप कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेंबर या वो स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट कहलाता है। यदि केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके ही सारा का सारा सपोर्ट रिएक्शन मालूम हो गया, अननोन सपोर्ट रिएक्शन, तो वो मेंबर या स्ट्रक्चर डिटरमिनेट कहलाता। समझ में आया? तो यहां पे ये जो है ये अपना इनडिटरमिनेट मेंबर है, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना, वो है 3, उसको हम बोलेंगे 3। अगर इसी केस में मैं आपसे बोलूं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना है, तो आप बोलोगे 3। मतलब ये 3 कौन है, ये 3 वो सपोर्ट रिएक्शन है जो कैलकुलेट नहीं हुई, उतना डिग्री से स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है इसमें। समझ में आ रहा बात है? ठीक है, क्योंकि 3 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, और जो 3 नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो उतना डिग्री से इसमें स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है, हम ऐसा कहेंगे। इस चैप्टर को स्ट्रक्चर में ये जो पोर्शन है डीके डीएस निकालने का, स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग मेंबर्स का पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी एक मूल भाव समझिए इसका, जो
जरूरत है आपको, जितना बेसिक आपको जरूरत है, ताकि टाइप्स ऑफ बीम समझ पाओ, इसलिए ये मूल भाव आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब ये जो 3 अननोन रिएक्शन बच गए, अभी भी बच रहे हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए फिर हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग न्यू इक्वेशंस है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस। इनडिटरमिनेट मेंबर पे फिर कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन का यूज करना पड़ता है टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। क्यों? अगर डिटरमिनेट मेंबर है तो जो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, केवल उन्हीं को लगाएंगे तो सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शन आपको मालूम हो जाएंगे। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट मेंबर है तो ये बात तो पक्का है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होगी, चाहे वो एक से हो, मतलब एक रिएक्शन मालूम नहीं हो पा रहा है, या दो हो, दो रिएक्शन मालूम नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो एक रिएक्शन या दो रिएक्शन निकालने के लिए हमें फिर कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस का यूज करना होगा। समझ में आ रहा है? वो चीज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, यही पढ़ा जाता है एडवांस स्ट्रक्चर में, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस। हम अलग अलग मेथड देखेंगे एनालिसिस का, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैनिस मेथड, है ना? तो ये सारे यूनिट लोड मेथड, बहुत सारे मेथड्स देखेंगे, अलग अलग तरह के मेंबर को सॉल्व करेंगे, वहां पे हाईली इनडिटरमिनेट मेंबर्स को हम सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। समझ में आया? लेकिन अभी फिलहाल आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी समझ में आ गया। वो इस केस में कितना है? 3। मतलब वो सपोर्ट रिएक्शंस है जिनको आप केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करने के बाद सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो जितने रिएक्शन फाइंड आउट नहीं हो पाए, उतने डिग्री से स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है आपका मेंबर, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम का डिफिनेशन लिखिए। इफ द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, माने सपोर्ट रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन मूवमेंट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे लेस है या उसके बराबर है, इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। देखना, ध्यान रखना क्या लिखा हूं, लेस देन या इक्वल टू। क्या? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, मतलब सपोर्ट रिएक्शन लेस है या बराबर है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। और वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन? 3, एफ ऑफ वाई 0, एफ ऑफ एक्स 0, एम जेड इक्वल टू 0, या वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस 0। ठीक है, देन द बीम इज सेड टू बी डिटरमिनेट। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो बीम को हम बोलेंगे डिटरमिनेट, अदरवाइज इसी को हम बोल देंगे इनडिटरमिनेट। समझ गए? क्यों डिटरमिनेट? क्योंकि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो यहां इसको यूज करके तीनों आपका जो भी जितने भी अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो निकल ही जाएंगे। ठीक है, अगर निकल जा रहे हैं तो वो बीम आपका डिटरमिनेट हो जाएगा, वरना उसे हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट। अभी जो हमने फिक्स्ड बीम का एग्जांपल आपको दिया था वो इनडिटरमिनेट थी। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको टाइप्स ऑफ बीम बताता हूं। चलो, अब पहला तो आपने देख ही लिया, फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड एंड बीम। ठीक है, मतलब दोनों सपोर्ट आपका फिक्स है। इस तरह से अगर होगा तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड एंड बीम। और सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे कितने कितने, वो भी आपने देख ही लिया, यहाँ पे 3, हर एक सपोर्ट पे 3 सपोर्ट रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना जी। ठीक है, तो कितने कितने सपोर्ट रिएक्शन हो गए? 3 और 3, मतलब 6 सपोर्ट रिएक्शन हो गए। इसका ये निकाल रहे हो, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे, तो डीएस उसको हम बोलते हैं क्या? डीएस। ओके, अब ये डीएस भी अलग अलग होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, सब कुछ होता है। तो वो सब चीजें हम फिर वहां पे पढ़ेंगे, कहां पर? स्ट्रक्चर एनालिसिस में। अभी उन सब चीजों की जरूरत नहीं उतनी एडवांस लेवल की, है ना? आप सिंपली ये समझ के रखो कि डीएस निकाल रहे हैं, जो कि ये बता रहा है हमको कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अतिरिक्त ऐसे और कितने इक्वेशन रह गए जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अतिरिक्त, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करने के बाद भी और ऐसे कितने सपोर्ट रिएक्शंस रह गए जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो है इस डीएस में, वो गिनती हो रही है, वो काउंट हो रही है। तो यहाँ पे टोटल आपका सपोर्ट रिएक्शन कितना है? आर माइनस ई निकालो। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन आप देखो 6 है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास वही 3, तो 6 माइनस 3 3, तो ये इनडिटरमिनेट मेंबर है।
क्लियर है आपका? ठीक है, इसी तरह से अब देखो दूसरा मैं बताता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल। ये फिक्स्ड एंड बीम था। एक बताता हूँ आपको कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड ही फिक्स होती है, तो यहाँ पे एक एंड फिक्स है और कुछ नहीं होता, दूसरा एंड फ्री होता है, जैसे छज्जा है ना। तो यहाँ पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो R माइनस ई निकालोगे, क्या है 3 माइनस 3 0। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है, केवल और केवल मात्र और मात्र सपोर्ट रिएक्शन, सॉरी इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो मैंने आपको बताया अभी 3 इक्वेशंस, इन 3 इक्वेशंस को अप्लाई करने के बाद इस स्ट्रक्चर में जो अननोन सपोर्ट रिएक्शंस है, जो ये 3 सपोर्ट रिएक्शंस हैं, वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? चौथा, थर्ड, एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें एक कॉन्सेप्ट है अलग से, वो मैं अलग क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी जो अपना एक थियोरेटिकली जो बीम होती है जिसको हम सिंपली सपोर्टेड कहते हैं, वो क्या होती है देखिए। एक ऐसा बीम होगा, एक तरफ हिंज सपोर्ट होगा, किस तरह का हिंज, और एक तरफ रोलर होगा। तो ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरह का अगर बीम गिवन है तो इट इज योर सिंपली सपोर्टेड। तो हिंज पे कितना रिएक्शन, 2 सपोर्ट रिएक्शन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। रोलर पे एक ही सपोर्ट रिएक्शन, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितना हुआ बीम पे 3, यहाँ पे 2 और इधर 1। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितने 3, वही अननोन हमको निकालने हैं। तो ये डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, देखो 3 सपोर्ट रिएक्शन है जो निकालने हैं, -3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये भी डिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, एक तरफ आपका हिंज सपोर्ट रहता है और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट रहती है। अब एक होता है प्रॉप कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर कहने का मतलब है एक फिक्स्ड एंड बीम, ये आपका कैंटिलीवर है, दिस इज योर कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर में एक प्रॉप लगा दीजिए। प्रॉप मतलब मान लो नहीं देखे हो कभी, अब जैसे छज्जा वगैरह है, उसमें छज्जा के किनारे एक नीचे से तो बांस का सपोर्ट दे दे, तो वो प्रॉप लगाना होता है, प्रॉप एंड, समझ गए। तो ये आपका प्रॉप कैंटिलीवर, मतलब प्रॉप एंड पे एक ही रिएक्शन और वो भी वर्टिकल। तो यहाँ पे ठीक है, जो प्रॉप कैंटिलीवर है उसको हम ऐसे ही शो करते हैं, या फिर इसको शो करने का जो देसी तरीका है, बेसिक तरीका, आप यहाँ पे एक ऐसे एक रिएक्शन दिखाना है तो हमको रोलर से हम दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप एंड पे बताओ, सॉरी ये फिक्स्ड एंड पे बताओ 3 रिएक्शन, प्रॉप एंड पे एक रिएक्शन, तो टोटल 3 और 1, टोटल कितने 4 रिएक्शन, रिएक्शन इक्वल टू 4। तो डीएस इसका बताओ, डीएस इक्वल टू कितना, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट बाय हाउ मेनी डिग्री, 1 डिग्री। मतलब कोई एक ऐसा सपोर्ट रिएक्शन रह ही जाएगा इसमें जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अतिरिक्त जो इक्वेशंस चाहिए, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, वो लगाने होंगे। ठीक है, अब ये कंपैटिबिलिटी कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, अभी मतलब है ही नहीं, जब आएगा तब पढ़ लेंगे। लेकिन दिमाग में रखना कि कब इन इक्वेशंस का यूज कब होता है ना। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस बीम, ये भी एक तरह का बीम होता है। देखिए अभी तक जितने भी बीम मैंने बताया उसमें आप एक ही मेंबर देख रहे होगे, कोई 2 सपोर्ट है और 2 सपोर्ट के बीच में एक मेंबर है, या फिर एक जैसे कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट था एक मेंबर है, सिंपली मतलब एक ही स्पैन है। ये जो चीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं एक स्पैन, मतलब एक सपोर्ट से लेके इस सपोर्ट तक का दूरी, इसको हम जनरली स्पैन बोलते हैं। कितने स्पैन में, एक स्पैन, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पैन। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस बीम होती है इसमें एक से अधिक स्पैन होते हैं, सिंपल सी बात है, मोर देन 1 स्पैन। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो एक एंड यहाँ पे फिक्स दिखा दिया, फिर ऐसा एक बीम जा रहा है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट सपोर्ट, यहाँ पे एक रोलर लगा दिया, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रोलर लगा दिया ऐसा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं अदर कोई हिंज सपोर्ट लगा देता हूँ ऐसा मान लो। तो यहाँ पे मोर देन 1 स्पैन हो गया ना, एक से अधिक स्पैन, ये वाला आपका पहला स्पैन, ये दूसरा स्पैन, तो ये कंटिन्यूअस बीम हो गई।
या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई एक बीम है, जस्ट ए मिनट, सपोर्ट चेंज कर दो, यहाँ एक हिंज लगा देंगे, इधर एक इंटरमीडिएट रोलर लगा दिया, ठीक है, इधर भी एक इंटरमीडिएट रोलर और लगा दिया, फिर यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट लगा दिया लास्ट में, तो ये भी एक कंटिन्यूअस बीम है। मतलब मोर देन 2 स्पैन हो गए, यहाँ पे 3 स्पैन हो गए टोटल, ये एक स्पैन, ये दूसरा स्पैन, ये तीसरा स्पैन। तो इस तरह का जो बीम होता है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बीम। और कंटिन्यूअस बीम जो होती है ना, वो जनरली इनडिटरमिनेट होती है हर वक्त। क्यों? आप यहीं पे देखो, यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शन हो गए, ये इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है, ये क्या है? इन सपोर्ट का नाम क्या है? इनको हम इंटरमीडिएट सपोर्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट। इनको क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट सपोर्ट। और ये क्या है? ये जो यहाँ पे हिंज है, यहाँ हिंज है, या फिर यहाँ पे ऊपर वाला बीम में देखो, इधर फिक्स्ड एंड है, इधर इधर हिंज है, जो एंड पे है उनको एंड सपोर्ट बोलेंगे, एंड सपोर्ट। और एक बात, कंटिन्यूअस बीम के अंदर, सब बात सीखो यार, जरूरी है। कंटिन्यूअस बीम के अंदर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है उसको हम हमेशा ऐसे ही रोलर दिखाते हैं। इंटरमीडिएट सपोर्ट को आप हमेशा ऐसा ही रोलर दिखाओगे, और यहां पर हमेशा एक ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और वो एक रिएक्शन क्या है? वर्टिकल। ये चीज भी ध्यान रखना, हम हमेशा इंटरमीडिएट सपोर्ट मेरा रोलर होता है, हमेशा, मैक्सिमम केसेस में हमेशा ऐसे ही फोटो रहेगा। अगर फोटो चेंज कर दिया, फोटो चेंज करेगा तो अधिक से अधिक ये जो एंड सपोर्ट यहाँ पे जैसा हिंज लगाया हूं वैसा वहां पे लगा देगा हिंज, तो फिर 2 रिएक्शन हो जाएंगे। लेकिन जनरली होता नहीं है, प्रैक्टिकली वो चीज है नहीं, प्रैक्टिकली यही इंटरमीडिएट रोलर ही दिया जाता है एज इंटरमीडिएट सपोर्ट। और एक चीज बोलता हूँ, जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह देखेंगे, करेंगे, या फिर हाँ, क्योंकि सोम के अंदर तो ये कंटिन्यूअस बीम वगैरह का एसएफडी बीएमडी नहीं बनाएंगे, हम सोम के अंदर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का ही एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। डिटरमिनेट मतलब जिसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, फिर एसएफडी और बीएमडी उसका बना के दिखा दिया। लेकिन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एसएफडी बीएमडी वगैरह हम सब स्ट्रक्चर एनालिसिस में बनाएंगे। तो जब हम वहां पे बनाएंगे तो आप देखेंगे जो एंड, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है जो यहाँ पे रोलर दिखा है, मैंने इसका प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बता रखा है कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे कोई मूवमेंट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब सोम के अंदर हम बेंडिंग, सॉरी, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर जब हम इसका एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में हमको दिखेगा कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो ये बीच वाले सपोर्ट्स हैं, है ना, इन सपोर्ट पे यहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट होती है, हमेशा नेगेटिव मूवमेंट, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट सपोर्ट बिहेव एज ए फिक्स्ड एंड ऑलवेज। ठीक है, तो ये लॉजिक ध्यान रखना, इस लॉजिक का प्रूफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में मिलेगा। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सपोर्ट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट सपोर्ट जो होते हैं, सपोर्ट इन कंटिन्यूअस बीम बिहेव एज ए फिक्स्ड एंड। याद रखना, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहेव एज ए फिक्स्ड सपोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे भी, जो फिक्स सपोर्ट होता है, ये जो फिक्स सपोर्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस केस में, यहाँ पर भी जनरली आपको हमेशा नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। ये हम जब एसएफडी बीएमडी निकालेंगे ना तब हमको पता चल जाएगा। अभी तो केवल थ्योरी ऊपर ऊपर थ्योरी देख रहे हो, ऊपर ऊपर के अंदर ही देख रहे हो, लेकिन थ्योरी देख रहे हो। जब रियल कैलकुलेशंस करेंगे तब देखना, जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी, साइन कन्वेंशन वगैरह जब सब समझा दूंगा तब देखेंगे, जब मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नेचर की आ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे जैसे नेगेटिव आ रहा है और इंटरमीडिएट पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसी पॉइंट को लिंकअप करते हुए हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं कंटिन्यूअस बीम में, वो फिक्स्ड सपोर्ट जैसा बिहेव करता है। और ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो जो ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है वो कितना, एक से ज्यादा स्पैन का होता है, तो मतलब वहां पे इंटरमीडिएट सपोर्ट है, मतलब जो इंटरमीडिएट सपोर्ट वाला लोकेशन है वहां पे नेगेटिव मूवमेंट है। अगर नेगेटिव मूवमेंट है तो अब जो ब्रिज वगैरह बनाया वो किस मटेरियल का बनाया, आरसीसी वगैरह का बनता है, कंक्रीट वगैरह बनता है, भले ही प्री स्ट्रेसिंग वगैरह हम करते हैं, जो भी करते हैं वो डिजाइन वगैरह में सीखोगे, सब चीज सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग सिखा देंगे। तो नेगेटिव सपोर्ट चूंकि सपोर्ट पे, मतलब इस लोकेशन पे, इंटरमीडिएट सपोर्ट वाले लोकेशन पे उसका कुछ डिस्टेंस पे, कुछ लेंथ में मेंबर का नेगेटिव सपोर्ट आता है, सॉरी नेगेटिव मूवमेंट आती है, इसलिए उस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए
देखो मोमेंट को मैंने क्या बोला था, जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसको दो चीजों में तोड़ सकते हैं, दो फोर्सेस में, दो नॉर्मल फोर्सेस में। कौन कौन से? एक टेंसाइल नेचर का, एक कंप्रेसिव नेचर का। बचपन से सुने होंगे, कंक्रीट इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। इसलिए जो आरसीसी का डिजाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्टील जो प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में, आरसीसी माने रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रिइंफोर्समेंट जो होता है स्टील होता है। तो स्टील क्यों प्रोवाइड किया जाता है? स्टील प्रोवाइड किया जाता है टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, जो स्पैन है, जो मिड स्पैन है, मतलब सपोर्ट से हट के देखिए, सपोर्ट से हट के कहने का मतलब मैं एक लेंथ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है इधर, और इधर इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा लेंथ आप छोड़ दीजिए, कितना लेंथ छोड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, उसका इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो मिड स्पैन है, बीच वाला सेंट्रल पोर्शन है, ये स्पैन, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट होगा और एंड स्पैन पे नेगेटिव मूवमेंट होता है। मूवमेंट एम लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो पॉजिटिव मूवमेंट अगर होता है तो जनरली क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आती है न्यूट्रल एक्सिस की, जो मैंने समझा रखा था पहले। तो अगर पॉजिटिव मूवमेंट है ना, अभी साइन कन्वेंशन बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव मूवमेंट है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होती है टेंशन, तो हमको जो रिइंफोर्समेंट देना है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देना होता है। अगर नेगेटिव मूवमेंट है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव होती है टेंशन, तो जिस जोन में टेंशन है उसी जोन में ना हम रिइंफोर्समेंट देंगे, क्योंकि रिइंफोर्समेंट का पर्पस ही है कि टेंसाइल फोर्सेस को कैरी करे। तो हमेशा देखोगे जो सपोर्ट लोकेशन होता है, सपोर्ट के आसपास जो सरिया होता है वो ऊपर देते हैं और स्पैन में सरिया नीचे देते हैं, यही रीजन है। ठीक है, डिजाइन में और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब डिजाइन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी तो एनालिसिस ही चल रहा है। ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि ये दोनों सीखेंगे तभी जाके आप डिजाइन पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे। सारा सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंकअप है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है बाबू। खास करके सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी स्टील, ये तो सुपर लिंक्ड अप है। ये चारों को तो एक ही सेट में पढ़ेंगे अपन लोग सीरियली। फिर चलेंगे सॉइल फ्लूइड, उसके बाद एनवायरो, ऐसा। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर रहेगा। ये चारों सुपर इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से लिंकअप है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके निपटा देंगे, तभी समझ में आएगा चीजें। समझ गए? तो ये जनरली जो कंटिन्यूअस बीम होता है तो वो जनरली आपका इनडिटरमिनेट नेचर का ही होता है। ठीक है, दीज आर जनरली इनडिटरमिनेट। क्लियर है? ये बात को आप ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये इनडिटरमिनेट होते हैं क्योंकि एक डिटरमिनेट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटरमिनेट बीम बना दोगे कंटिन्यूअस को तो वो अनस्टेबल हो जाती है। अभी अनस्टेबल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। पहला ही दूसरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पहला ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसी में डीएस डीके वगैरह सब कुछ निकालने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वहीं पे स्टेबिलिटी जो डिस्कस करेंगे वहीं पे चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको वहां पे और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैसे जैसे बताते चल रहा है समझते चलिए, आगे बात करते हैं। तो ये सारे बीम हैं। अब एक स्पेशल कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, वो कंडीशन को भी समझ लो। इंटरनल हिंज अगर किसी मेंबर में हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंटरनल हिंज कॉन्सेप्ट। इंटरनल हिंज कॉन्सेप्ट देखो, मान लो एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, इस तरह का एक बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर था। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यहाँ पे तीन रिएक्शन, एक, दो, ये तीसरा, यहाँ पे एक रिएक्शन, तो टोटल हो गए तुम्हारे चार रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो आपके पास अवेलेबल है वो है तीन, समेशन एफ ऑफ वाई जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो, एम जेड जीरो। तो तीन इक्वेशन से तीन अननोन निकलेगा, कोई एक अननोन नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन मान लो ये अभी इनडिटरमिनेट है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दूं, इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इंटरनल हिंज का, समझना क्या होता है। इंटरनल हिंज अगर प्रोवाइड कर दूं तो हमें एक इक्वेशन अतिरिक्त मिल जाता है। और वो एक इक्वेशन क्या अतिरिक्त मिलता है? हमें एक इक्वेशन जो अतिरिक्त मिलता है वो मिलता है
समेशन ऑफ मूवमेंट, ये मान लो इसको क्या पॉइंट ए ले लेता हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज ऑल्सो 0, ये फिक्स है। ये इक्वेशन हमको अतिरिक्त मिल जाता है। तो इस इक्वेशन को भी अप्लाई करके हम और एक अननोन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वाले बीम में टोटल पहले 4 अननोन थे और पहले आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे जब इंटरनल हिंज नहीं था। लेकिन अब जब इंटरनल हिंज आ गया है तो 3 के साथ एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और जुड़ गया है, मतलब 4 इक्वेशंस आपको मिल गए। ठीक है, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो क्या अब ये डिटर्मिनेट हो गया? कैसे हुआ? सपोर्ट रिएक्शन कितना है? R इक्वल टू 4, 4 सपोर्ट रिएक्शन है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने? ये भी है 4। कौन कौन से? समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लगाओगे पूरे मेंबर पे स्टैटिक, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओगे पूरे मेंबर पे, समेशन एम अबाउट जेड एक्सिस पूरे मेंबर पे 0 लगाओगे। ये समेशन एम अबाउट जेड पूरे मेंबर पे 0 मतलब आप चाहे ये मतलब फिक्स सपोर्ट पे लगा लो या रोलर पे लगा लो या और भी कोई सेक्शन पे इधर लगा लो इधर लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, 0 होना चाहिए। प्लस एक अतिरिक्त इक्वेशन जो मिला आपको एट इंटरनल हिंज लोकेशन, समेशन ऑफ एम अबाउट ए इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशन मिले। तो ये डिटर्मिनेट कैसे हो गया? r माइनस ई करोगे 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 4 अननोन, चारों कैलकुलेट हो गए, तो मेंबर हो गया आपका डिटर्मिनेट। अब देखो ये जो इक्वेशन मैं बता रहा हूं आपको इंटरनल हिंज का, समेशन एम अबाउट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता रखा था, एक पॉइंट याद करिए इंटरनल हिंज का जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि अबाउट इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज क्या करता है? सबसे पहले जो पूरा बीम है इसको दो पार्ट में बांट दिया, मतलब ये एक अलग मेंबर बन गई, ये मेंबर 1 हो गई, ये मेंबर 2 हो गई, दो पार्ट में अलग बांट दिया हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला था दोनों पार्ट का जो रोटेशन होता है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये अपना ऐसे रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे, मतलब इसके रोटेशन से इसका इस वाले पार्ट का जो रोटेशन है वो डिपेंडेंट नहीं होता है, दिस रोटेशंस आर इंडिपेंडेंट। इसलिए जैसे समेशन m इक्वल टू m एट a इक्वल टू 0 हमको एक इक्वेशन लिखना है तो हम किसी एक पार्ट को कंसिडर करके लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों पार्ट को कंसिडर करके लिख दिया। दोनों पार्ट को कंसिडर करने का मतलब क्या है? एक पार्ट को कंसिडर करने का मतलब क्या है? देखो, मतलब मान लो ये इसका नाम देता हूं सी, ये बी दे दिया, या फिर हम सी साइड से लिखेंगे जितने भी फोर्सेस है मेंबर 1 पे, इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 लिख देंगे, वो इक्वेशन हो जाएगा। या फिर बी तरफ से लिखेंगे, मतलब मेंबर 2 का जितने भी फोर्सेस हैं पॉइंट ए पर 0 कर देंगे, मतलब उसके कारण जितने भी मूवमेंट है पॉइंट ए पे 0 कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक को हमको कंसिडर करना है, बस यही चीज है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको एक ही अतिरिक्त इक्वेशन मिल रही है ना, हमको एक इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, तो आप किसी भी पार्ट का लिख सकते हो, चाहे इस तरफ से लिखो या इसका लिखो, किसी भी पार्ट का मूवमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट इंटरनल हिंज 0 कर दो, तो वो एक इक्वेशन है, वहां से एक अननोन कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ इस वाले क्लास को मैं एंड करता हूं, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट अब चालू हो गया, अब ये सारा बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम सीधा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करेंगे, उसका साइन कन्वेंशन करेंगे, एसएफडी पीएमडी बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा पूरा बेसिक था। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताना है, सुनो भाई, सुनो यार, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सुनो अच्छे से। देखो, जब हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे थे उस वक्त मैंने आपको समझाया क्या क्या समझाया कि जैसे कोई एक मेंबर है, मान लो कि ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये 3 सपोर्ट रिएक्शन आपको मिले, इस पे कोई किसी भी तरह का लोडिंग हो सकता है, लोडिंग भी अलग अलग तरह का होता है। इस तरह का अगर लोडिंग है ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूडीएल, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अगर मान लो मेंबर पे इस तरह का लोडिंग है, ये लोडिंग एक्सटर्नल लोड, इसको बोलेंगे पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। अच्छा, यूडीएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पर इसको मैं डिफाइन करूंगा अगले क्लास में, अभी डिफाइन करूंगा तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, सब बताना पड़ेगा। ये होता है पॉइंट लोड। फिर ये होता है क्या, इस तरह से अगर है ट्रायंगुलर लोडिंग, इसको ट्रायंगुलर लोडिंग बोलते हैं हम, इस तरह से।
और ये एरो यहाँ पे शो कर रहा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लोड लग रही है, इसलिए डाउनवर्ड एरो शो कर दिया। इसको बोलते हैं यूवीएल। यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है नाउ, और एक लोड होता है, मान लीजिए ऐसा कहीं पे दे दिया, इसको बोला जाता है जैसे ये पॉइंट लोड, या फिर इसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो ये जो इस तरह से अगर लिखोगे, ठीक है, इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। ठीक है, ये जो लोडिंग है इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। बस यही 4 तरह के बेसिक लोडिंग होते हैं और कुछ नहीं है। आपको पूरा स्ट्रक्चर सोम आरसीसी जहां भी देखोगे अधिक से अधिक यही लोडिंग होता है, और खास करके जो अधिकतम आप देखोगे वो ऊपर वाले देखोगे, ये पहला वाला यूडीएल और दूसरा पॉइंट लोड। और ये भी मूवमेंट भी कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी जनरली अप्लाई होके रहता है, यूवीएल वगैरह बहुत रेयर केस में होती है। ठीक है, तो ये 4 तरह की लोडिंग होते हैं। खैर, तो ये लोड के बारे में हो गया, इसका डिटेल हम जैसे जैसे धीरे धीरे कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे सब कुछ आपको समझ में आने लगेगी, कोई ये बड़ी चीज नहीं है, बस ध्यान रखना इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे नाम है, इसका फुल फॉर्म भी लिख ही देता हूँ, अब यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे मेंबर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कोई एक लोडिंग, तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, जैसे ये लेट्स सपोज ये लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, हम ऐसे लिखते हैं, और ये पॉइंट लोड वगैरह P किलो न्यूटन, सिंपली ऐसे इतना लिखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड को, लेकिन यूडीएल को लिखा जाता है पर मीटर में, और पर मीटर में कोई 1 मीटर लेंथ देख लो, लेट्स सपोज ये बीम 10 मीटर का है, तो कोई 1 मीटर में देख लो, कोई 1 मीटर में जितना लोडिंग है दूसरा मीटर में भी उतना ही लोडिंग है, तीसरा मीटर में भी उतना ही लोडिंग होगा। हाँ, क्यों, टोटल लोड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, W किलो न्यूटन पर मीटर है ना, तो 1 मीटर लेंथ में टोटल लोड निकालोगे तो W किलो न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो टोटल लोड 1 मीटर में कितना, W किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है, उस तरह दूसरे मीटर में भी W किलो न्यूटन, तीसरे मीटर में भी W किलो न्यूटन, तो यही चीज होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरे बीम के ऊपर एक जैसा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका एग्जांपल है सेल्फ वेट ऑफ द बीम। एक कोई प्रिज्मेटिक सेक्शन है, प्रिज्मेटिक सेक्शन मतलब ऐसा कोई मेंबर, ऐसा कोई बीम जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम है, तो उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर, सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बीम है तो इसका सेल्फ वेट देखोगे तो 1 मीटर में जितना सेल्फ वेट होगा दूसरा मीटर में भी उतना ही उसका वजन होगा, तो सेल्फ वेट इज जनरली सेल्फ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बीम, जो हम जनरली हमारे घरों में देखते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉस सेक्शन का बनाते हैं, 230 इंटू 230 बना रहे हैं तो उतना ही सेक्शन का होता है पूरे लेंथ में, तो वो प्रिज्मेटिक मेंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो इनका जो सेल्फ वेट होता है वो यूडीएल होता है हमेशा। ठीक है, अब इसको कैसे एनालिसिस करते हैं, यूडीएल को और कैसे तोड़ा जा सकता है, वो सब धीरे धीरे कैलकुलेशन में हम आपको बताते चलेंगे। अब ये जो यूवीएल है इसका नाम क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग लोड। ठीक है, एक एंड पे 0 मैग्नीट्यूड का रहता है, दूसरे एंड पे कोई एक मैग्नीट्यूड का रहेगा, जैसे W किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसा। कंसंट्रेटेड मूवमेंट, मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, मूवमेंट मतलब मैंने आपको बताया था फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स करो इंटू डिस्टेंस करो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का किलो न्यूटन न्यूटन, डिस्टेंस का mm या मीटर, तो एक कोई ले लेता हूं किलो न्यूटन मीटर ऐसा, या न्यूटन ऐसा, तो ये सारे यूनिट हो गए तुम्हारे किसके, मूवमेंट के। नाउ एक चीज और देखो, वन, देखो न्यूटन इज बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स, ये आपका बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट वो क्या है, न्यूटन, उसको हम न्यूटन बोलते हैं, बहुत छोटा है। 1000 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलो न्यूटन, ध्यान रहेगा। ठीक है, 1000 न्यूटन बराबर 1000 एन, न्यूटन बराबर 1 किलो न्यूटन, समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्सन में कभी कभी करना पड़ जाता है, ओके, तो वहां पे काम आ जाएगी।
नाउ फोर्स का अगर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं फोर्स के बारे में, तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली, फोर्स इक्वल टू मास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम माने मास, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास माने केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, जी का क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है केजी मीटर सेकेंड, इसको मास मास डिस्टेंस सेकेंड ऐसा एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। अब यही चीज होती है एक न्यूटन, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मतलब सब यहाँ पे एक एक केजी लिख लो, एक केजी, ये एक मीटर, और ये टाइम एक यूनिट 1 सेकेंड स्क्वायर ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन, क्योंकि सब वन 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 खत्म, ये 1 न्यूटन। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कहाँ से आया, न्यूटन्स का जो रिलेशन है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए, वहां से ये सिस्टम आती है। तो इसलिए कोई अगर वजन आपको गिवन है, ये सब का यूज सॉइल मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये एक्सप्रेशन का यूज, ये कॉन्सेप्ट का यूज बहुत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी फोर्स वगैरह कुछ आ गया है, तो मैंने एक बेसिक आपको बता दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेते हैं हम, जी इक्वल टू स्टैंडर्ड 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम जनरली लेते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस में ध्यान रखना जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, कभी किसी में 10 दे देता है, किसी में कुछ एज्यूम करने के लिए दे देता है, तो क्वेश्चन में जैसा दिया है हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो पूरा दुनिया लेता है, वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी ये वैल्यू होती है। क्लियर है? चलो यार, अब अलग कुछ बात किया जाए। अब जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताना है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो ये सपोर्ट रिएक्शन है जो बता रहा था। मान लो कोई इस तरह का एक बीम है, ये कैसा बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया, डिटरमिनेट है, हाँ, 3 रिएक्शंस हैं और 3 इक्विलिब्रियम भी है, तो तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे, डिटरमिनेट मेंबर है। तो आप इक्वेशंस को लिखे, मान लो यहाँ पे कोई एक लोडिंग भी ले लेते हैं, एक पॉइंट लोड ऊपर से भी ले लिया, ये मान लो आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, ये एच ए हो गया, ये पॉइंट लोड इस पे हो गया पी, ऐसा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू जीरो, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से सीधा वैल्यू पता चल गया, एच ए इक्वल टू क्या, कुछ है एच ए को रजिस्टर करने के लिए, कुछ भी नहीं है, एच ए इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एम अबाउट, कहां पे लिखूं, ए पॉइंट बी पे लिख देता हूं कहीं पर, एम अबाउट बी, एम जेड अबाउट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, मान लो ये बीम का लेंथ है एल, ठीक है, और ये एल माइनस ए मान लो इसको, ये डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लीजिए ए, तो वो एल माइनस ए हो गया। तो आर ए इंटू एल, मोमेंट अबाउट, मैं बी लिख रहा हूँ बी सेक्शन पे, तो मोमेंट इक्विलिब्रियम, आर ए इंटू एल लिखा, देखो क्लॉकवाइज लिखा, माइनस पी इंटू एल माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये 3 इक्वेशन आपने इस तरह से लिखा। ठीक है, अब सुनना मेरा बात, अब इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को देखते हुए आपने ये 3 इक्वेशंस को लिखा। क्या देखते हुए लिखा, डायग्राम को देखते हुए लिखा। डायग्राम को देखते हुए लिखा का क्या मतलब है, मतलब ये कहना चाहता हूं, जैसे किसी एक इक्वेशन को देख लो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, आर बी इक्वल टू पी लिखा है, मतलब आर ए अगर ऐसा डायरेक्शन में है, तभी आप इसके आगे प्लस कंसिडर, पॉजिटिव कंसिडर किए हैं। तो आर ए और आरबी का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो आपने इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है। ठीक है, और डायग्राम में भी आपने ऐसा पॉजिटिव ऊपर ऐसा दिखा रखा है, और उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करके ये इक्वेशन को लिखा है, समझे। अब जब कैलकुलेशन करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेशन, कुछ वैल्यू वगैरह दिया होगा, उसको वैल्यू वगैरह को यूज करके कैलकुलेशन करोगे। आफ्टर कैलकुलेशन
आफ्टर कैलकुलेशन। समझना बात, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आरए का जो वैल्यू आया कैलकुलेट करने के बाद, आरए का जो वैल्यू रियल में आ रहा है वो आ गया -5 किलोमीटर। आरए का जो वैल्यू आ गया, लेट्स सपोज आफ्टर कैलकुलेशन, एग्जांपल ले रहा हूं, वो आ गया -5 किलोमीटर। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रियल मतलब क्या है? इसका रियल मतलब ये होगा बाबू कि आपने पॉजिटिव मतलब ऐसा डायग्राम में ऊपर की ओर दिखा के इक्वेशन लिखा, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चीजों को कैलकुलेट भी किया, वेरी गुड। लेकिन फाइनल आंसर में आ गया आपका रियल आंसर -5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम कर रखा है रिएक्शन का, आरए का, वो उस डायरेक्शन में ना लगते हुए उसके उल्टा दिशा में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 5 किलो न्यूटन का ही रिएक्शन है वो, लेकिन बस डायरेक्शन उल्टा आप दिखा दीजिए। समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है, रियल में हम ये समझेंगे। इसका मतलब ये कि जैसे आर ए यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इसका रियल चीज होगा ये कि आर ए का जो रियल दिशा है, जिस डायरेक्शन में ये रिएक्शन लग रही है, वो है नीचे। ऐसा मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह को कंसिडर करके इक्वेशन आपने लिखा और चीजों को कैलकुलेट किया। मान लो अगर पॉजिटिव में आ जाता है इसका वैल्यू, अगर आर ए का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 5 ही आता, 5 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो दिशा आपने कंसिडर किया था इस इक्वेशंस को लिखते वक्त मेंबर में रिएक्शन का, वो दिशा एकदम आपका सही है, और बस काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो नेगेटिव आ गया, तो इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेगेटिव आने का बस यही मतलब आपको समझना है कि जो दिशा आपने कंसिडर किया था इक्वेशंस को लिखते वक्त, उसके रियलिटी में उसके उल्टे दिशा में आपका रिएक्शन लग रहा है। आपको बस ये करनी है। मान लो अगर ये चीज आप नहीं भी करोगे, लेकिन ये तो बैकग्राउंड में अंडरस्टूड तो होना चाहिए ना, समझ में तो आना चाहिए कि ये नेगेटिव साइन का यहाँ पे क्या मतलब होता है। ओके, तो नेगेटिव साइन का यही मतलब होता है। अब कैलकुलेशन करने के वक्त घबरा जाओगे, अब नेगेटिव आ गया, क्या करूं नहीं करूं, मेंबर में फिर से डायग्राम बनाऊं क्या? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप जो डायग्राम बनाए हैं वही डायग्राम को बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैल्यू आया है उसी वैल्यू को यूज कीजिए। जैसे कि मान लो आगे अब इक्वेशंस लिखोगे, तो आर ए का यही जो डायग्राम आपने पहले कंसिडर किया था, ये लाल वाले ऊपर ऐसा, इसी को कंसिडर करके आप सारा शियर फोर्स का इक्वेशन या बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताऊंगा, वो लिखोगे। ठीक है, लिखोगे। लेकिन अब आर ए के जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है, तो उसका वैल्यू में आप -5 ही पुट कीजिए। ऐसा नहीं कि 5 पुट कर देंगे। क्यों? अगर आर ए ऊपर है तब इसका वैल्यू है -5, अगर आर ए नीचे है तब इसका वैल्यू आ रहा है, मतलब तब ये वैल्यू आप +5 ऐसा यूज करेंगे, क्योंकि हमको कैलकुलेशन बताया। समझ रहे हो चीजों को मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड हुआ? ठीक है, बस ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखना, ये वाला एक पॉइंट। उसी तरह सभी केस में है ना। और अगर मान लीजिए जो भी वैल्यू आया उसी को यूज करना है, तो आपका सेम डायग्राम रहेगा, और जो भी वैल्यू आया आप वही वैल्यू को पुट करिए। नेगेटिव में अगर किसी की वैल्यू आई है तो डायग्राम आपका सेम है, और उसका वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो आपको इक्वेशन में भी उसका वैल्यू नेगेटिव में ही पुट करना है, वो माइनस के साथ पुट करना। ठीक है, केवल 5 पुट नहीं कर देना, फिर गलत हो जाएगा। फिर जो फाइनल कैलकुलेशन वगैरह जो भी करोगे आगे, वो गलत हो जाएंगे सारे के सारे। समझे? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। जैसा डायग्राम ले लिया है, ठीक है, डायग्राम ले लिया, इक्वेशन लिखा, जो भी लिखा, जो भी वैल्यू आ गया उसी वैल्यू को पुट करते चलना है। फिर आगे के जितने भी इक्वेशन लिखोगे, तो डायग्राम एक बार बना दिए तो फिर माइनस माइनस कुछ आ गया वैल्यू, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अरे कि डायग्राम मेरे को फिर दोबारा बना के फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नहीं, वही डायग्राम को यूज करके हम इक्वेशन लिख लेंगे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स वगैरह का। लेकिन जो मैग्नीट्यूड हमारे वैल्यूज आए हैं, हम इन वैल्यूज का उपयोग करेंगे। नेगेटिव के साथ अगर आया तो नेगेटिव के साथ हम उसका यूज करेंगे। तो जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा शियर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का किसी भी सेक्शन पे, वो एकदम करेक्ट आएगा, वो अपने आप में करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैं लिख देता हूं आगे। नेगेटिव साइंस
नेगेटिव साइन means कि the assumed direction of the given support reaction, अब द गिवन सपोर्ट रिएक्शन लिख लो, इसमें मोमेंट भी हो सकता है वो, या फिर वो फोर्सेस भी हो सकता है, कुछ भी, तो सपोर्ट रिएक्शन मैंने जनरल टर्म यूज कर लिया। द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ द गिवन सपोर्ट रिएक्शन, अच्छा गिवन क्यों, सिंपली गिवन शब्द हटा दो, गिवन कौन दिया आपको, कोई नहीं दिया, आप ही सीधा एज्यूम कर रहे हो। अब द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन इज अपोजिट, ठीक है, इज अपोजिट, उल्टा है। जो भी आपने एज्यूम किया है डायरेक्शन, नेगेटिव अगर आ गया उसके वैल्यू में आफ्टर कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या है, जो भी आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो उस डायरेक्शन में ना लगते हुए रियल टर्म्स में उल्टा दिशा में लग रहा है, अपोजिट, बस यही मतलब है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू। बताइए क्लासेस कैसा लग रहा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वगैरह, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम कैसे यूज करेंगे, ये आपको समझ में आए, इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे, इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। अब सीधा बीम वगैरह बता दिया, लोडिंग वगैरह बता दिया, अब सीधा अपन एसएफडी डिफाइन, शियर फोर्स डिफाइन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डिफाइन करेंगे, कैलकुलेशन चालू कर देंगे एसएफडी बीएमडी का, ठीक है। थैंक यू।